Hello student, today we are going to learn about sector of the Indian economy, chapter 2 in 10th class economics. ओके अभी इस सेशन में प्रीवियस जो चैप्टर था उसमें हमने डेवलपमेंट के बारे में किया था. अभी हम करेंगे कि हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है उसके कौन कौन से 3 सेक्टर्स है और उन तीनों सेक्टर्स का हमारा जो जीडीपी है उसमें क्या कंट्रीब्यूशन है. तो लेट्स स्टार्ट आवर लेसन. जैसे कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज, देखो जो भी मतलब अगर हम लेसन स्टार्ट कर रहे हैं कि जो हमारे सेक्टर है वो किसके ऊपर बटे हुए हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज के आधार पर बटे हुए हैं. क्योंकि देखो बहुत सारे जो लोग हैं भारत में रहने वाले वो किसी न किसी व्यवसाय में जो है एंगेज है. तो उनको वो किस टाइप का जॉब कर रहे हैं, कौन कौन से व्यवसाय में वो एंगेज है, उसके आधार पर उनको अलग अलग कैटेगरीज में बांटा गया है. अभी पहले हम करेंगे व्हाट आर इकोनॉमिक एक्टिविटीज. तो देखो दोज एक्टिविटीज विच जनरेट इनकम, मतलब लोग अपने लाइवलीहुड के लिए जो भी जॉब कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, जिससे वो क्या गेन करते हैं, इनकम गेन करते हैं, तो हम उसे क्या कहेंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहेंगे. तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो है जो क्या जनरेट करती है, इनकम को जनरेट करती है. अभी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है फर्दर उसको हम किस में बांट देते हैं, सेक्टर्स में बांट देते हैं. तो हमारे इंडियन इकोनॉमी के 3 सेक्टर है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, जिसके बारे में हम 9th क्लास में भी पढ़ के आ चुके हैं. तो चलो सबसे पहले बात करते हैं प्राइमरी सेक्टर की. तो प्राइमरी सेक्टर क्या, कौन सा सेक्टर है, प्राइमरी सेक्टर प्रोड्यूस करता है गुड्स बाय एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल रिसोर्सेज. मतलब प्राइमरी सेक्टर वो सेक्टर है जो नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करके क्या करता है, प्रोडक्शन करता है. किसका, नेचुरल प्रोडक्ट का. ठीक है, यहाँ पे किसका यूज किया जाता है, नेचुरल रिसोर्सेज का, प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल करके जो प्राकृतिक उत्पाद है उसका यहाँ पे प्रोडक्शन किया जाता है. अभी इसमें देखो क्या है, अभी जैसे किसान है वो खेती कर रहा है, ओके, तो उसके लिए वो खेती करने के लिए, एग्रीकल्चर करने के लिए वो किसका यूज कर रहा है, लैंड है, वाटर है. तो ये रिसोर्सेज का वो क्या करता है, यूज करता है, जो कि एक नेचुरल रिसोर्स है. और उससे जो प्रोडक्शन हो रहा है, जो उत्पादन हो रहा है, जो कृषि से निकल कर आता है, तो हम उसे क्या कहेंगे, नेचुरल प्रोडक्ट कहेंगे. अभी फॉर्म्स द बेस फॉर ऑल अदर प्रोडक्ट्स. हमारी जो प्राइमरी सेक्टर है वो दूसरे जो सेक्टर है उनके लिए क्या तैयार करता है, बेस तैयार करता है. जैसे कि और इसमें हमारा एग्जाम्पल आ जाता है एग्रीकल्चर, ठीक है, एग्रीकल्चर हो गया, माइनिंग हो गया, और तुम्हारा ये हो गया डेयरी फार्मिंग, फिशिंग, फॉरेस्ट प्रोडक्ट कलेक्टिंग हो गया, हंटिंग वगैरह की जो प्रोसेस है. ठीक है, तो ये सारी जो प्रोसेस है, एक्टिविटीज है, वो किसके अंडर में आ जाती है, प्राइमरी सेक्टर के अंडर में आ जाती है. इट इज अंडरटेकन बाय यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. नेक्स्ट अगर हम हमारे सेक्टर की बात करते हैं तो हमारा जो सेकेंड सेक्टर है उसे हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी सेक्टर. अभी सेकेंडरी सेक्टर जो है उसे हम इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं, बिकॉज इट इज रिलेटेड टू इंडस्ट्रीज, इट इज रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग. जैसे कि हम ज्योग्राफी में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज वाला लेसन करके आए थे. तो जो भी हमारा मैन्युफैक्चरिंग जहाँ पे हो रहा है तो वो पूरा जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है वो किस में आ जाती है, इंडस्ट्रियल सेक्टर में आ जाती है. सेकेंडरी सेक्टर क्या करता है, इट यूज नेचुरल प्रोडक्ट इसमें आर चेंज इनटू अदर फॉर्म. मतलब जो नेचुरल प्रोडक्ट होता है, नेचुरल प्रोडक्ट जिसका उत्पादन कौन कर रहा है, प्राइमरी सेक्टर कर रहा है. ठीक है, तो वो क्या करता है, उस नेचुरल प्रोडक्ट को चेंज करता है, ट्रांसफॉर्म करता है इनटू अनदर वैल्यूएबल प्रोडक्ट थ्रू मैन्युफैक्चरिंग दैट वी एसोसिएट विद इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज. और इसके लिए हम कौन सी प्रोसेस का यूज करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का. और ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कहाँ पे होती है, हमारी इंडस्ट्रीज में होती है. फॉर एग्जाम्पल
जैसे कि जो कॉटन है, ठीक है, कॉटन जो है वो जो सेकेंडरी सेक्टर है कॉटन का यूज कर रहा है एज अ रॉ मटेरियल, और कॉटन से वो क्या बना रहा है, क्लॉथ्स बना रहे, टेक्सटाइल बना रहा है, ठीक है ना, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज हो रहा है। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री क्या है, कौन से सेक्टर में आ जाती है, सेकेंडरी सेक्टर में, और उसके लिए रॉ मटेरियल कौन प्रोवाइड कर रहा है, प्राइमरी सेक्टर। अभी पेपर इंडस्ट्री है, पेपर इंडस्ट्री के लिए वुड कहाँ से आ रहा है, फॉरेस्ट से आ रहा है, तो वुड क्या है, एक नेचुरल प्रोडक्ट है, ठीक है। और पेपर बनाने वाली जो इंडस्ट्री है वो कौन से सेक्टर की इंडस्ट्री है, सेकेंडरी सेक्टर में आ जाती है, क्योंकि वो पेपर को किस में, सॉरी वुड को किस में मैन्युफैक्चर कर रही है, पेपर में मैन्युफैक्चर कर रही है। तो इसी तरह से जैसे कि जो व्हीट है, व्हीट से बिस्किट्स बनाना, ओके, बिस्किट बनाना या फिर ब्रेड वगैरह बनाना, तो ये सारी जो जिसमें हम क्या करते हैं, नेचुरल प्रोडक्ट का यूज करके उसको अनदर वैल्यूएबल फॉर्म में मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो वो हमारा कौन से सेक्टर में आ जाता है, सेकेंडरी सेक्टर में आ जाता है। सेकेंडरी सेक्टर में जितनी भी हमारी इंडस्ट्रीज है, जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है, ओके, वो किस में आ जाती है, सेकेंडरी सेक्टर में। जैसे कि हमारी जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है, तो वो रॉ मटेरियल कहाँ से यूज कर रही है, प्राइमरी सेक्टर माइनिंग से यूज कर रही है ना। यहाँ से क्या जा रहा है, माइन करके जो है आयरन ओर को माइन करके इंडस्ट्रीज में भेजा जाता है, तो जो वो आयरन ओर है उसको क्या यूज कर रही है, वो एज अ रॉ मटेरियल यूज करती है, ठीक है। तो जो हमारा सेकेंडरी सेक्टर है वो प्राइमरी प्रोडक्ट को एज अ रॉ मटेरियल यूज करके उसे अनदर वैल्यूएबल फॉर्म में प्रोड्यूस करता है, तो ये हमारा हो गया सेकेंडरी सेक्टर। नेक्स्ट हमारी बात आती है टर्शरी सेक्टर की। टर्शरी जो हमारा सेक्टर है वो किसी भी तरह के मतलब गुड्स या का उत्पादन नहीं करता। दिस एक्टिविटीज डू नॉट प्रोड्यूस गुड्स, मतलब ये किसी भी तरह के उत्पाद का प्रोडक्शन नहीं कर रहा है, किसी भी तरह के गुड्स का प्रोडक्शन नहीं कर रहा है। देखो प्राइमरी सेक्टर में भी प्रोडक्शन हो रहा है, ओके, यहाँ पे जितनी भी मतलब एग्रीकल्चर है या जो भी है वहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है, नेचुरल प्रोडक्ट का ये लोग उत्पादन करते हैं। सेकेंडरी सेक्टर भी क्या कर रहा है, उनको कन्वर्ट कर रहा है, ये भी उत्पादन कर रहा है, मतलब उनकी फॉर्म को चेंज कर रहा है, ट्रांसफॉर्म कर रहा है अनदर वैल्यूएबल प्रोडक्ट में, जिनके हमें डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज है। बट ये जो सेक्टर है ये किसी भी तरह से किसी भी गुड्स का प्रोडक्शन नहीं करता। प्रोडक्शन चाहे बेशक नहीं करता हो, बट दे सपोर्ट प्रोडक्शन प्रोसेस, बट ये क्या करता है, उस प्रोडक्शन प्रोसेस को सपोर्ट करता है। मान लो यहाँ पे जो भी प्रोडक्शन हो रहा है प्राइमरी सेक्टर में, अभी उसको इंडस्ट्रीज तक ले जाने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी, ट्रांसपोर्टेशन की, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन की जो सर्विस है वो कौन प्रोवाइड करेगा, हमारा टर्शरी सेक्टर प्रोवाइड करेगा। तो हमारा जो टर्शरी सेक्टर है वो किससे रिलेटेड है, सर्विसेज से रिलेटेड है, इसीलिए इसे हम सर्विस सेक्टर भी कहते हैं, ठीक है। ये जो हमारा टर्शरी सेक्टर है ये क्या करता है, दोनों ही सेक्टर को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, और ऑटोमेटिकली जब एक सेक्टर बढ़ रहा है, ग्रोथ हो रही है, तो ऑटोमेटिकली सेकेंड और जो थर्ड हमारा जो सेक्टर है इनकी ग्रोथ ऑटोमेटिकली हो जाती है। और हमारा जो टर्शरी सेक्टर है वो ओनली क्या प्रोवाइड करता है, सर्विस प्रोवाइड करता है, ये ओनली सर्विस जनरेट करता है। अभी इसकी सर्विसेज में कौन कौन सी चीजें आ जाती है, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन है, बैंकिंग वगैरह है, ठीक है, कम्युनिकेशन है, तो ये हमारा किस में आ जाता है, टर्शरी सेक्टर में है। अभी देखो जो डॉक्टर की सर्विस है, टीचर की सर्विसेज है, ये सभी किससे बिलोंग करती है, टर्शरी सेक्टर से। टर्शरी सेक्टर का मतलब है यहाँ पे जितने भी लोग एंगेज है वो ओनली क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं अदर सेक्टर को। बाद में नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो ये तीनों हमारे सेक्टर हो गए हैं। इसके बाद अभी हम करेंगे कंपेयरिंग द सेक्टर। इन सेक्टर्स को हम कैसे कंपेयर करेंगे, देखो तीनों ही सेक्टर हमारी इकोनॉमी के क्या है, एक आधार है। मतलब हमारी जो नेशनल इनकम है या हमारा जो जीडीपी है उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, इन तीनों सेक्टर की जो इनकम होती है उसी को हम कैलकुलेट करते हैं, तो हमारा क्या आ जाता है, जीडीपी आ जाता है। अभी ये देखो अगर हम सेक्टर्स की बात करते हैं, प्रोड्यूसेस लार्ज नंबर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तीनों ही सेक्टर मिलकर बहुत ज्यादा क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं, किसका, गुड्स एंड सर्विसेज का। इन एन इकोनॉमी देयर
could be one or more sector which are dominant. मतलब हमारी इकोनॉमी में क्या होता है कि एक या कोई दो सेक्टर क्या होते हैं, डोमिनेंट होते हैं, मतलब जिसका कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, विच आर डोमिनेंट इन टर्म ऑफ टोटल प्रोडक्शन, मतलब उनका टोटल प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो रहा है और उसमें एम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज्यादा है। मतलब हम ये देखते हैं कि कौन से सेक्टर का हमारे जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूशन है, कौन सा सेक्टर डोमिनेंट है और कौन सा सेक्टर जो है बहुत पीछे रह गया है। अभी नेक्स्ट हम करेंगे हाउ टू काउंट द वेरियस गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड। अभी ये देखो यहाँ पे हमने क्या किया है कि जो हमारे सेक्टर्स है वो क्या करते हैं, प्रोड्यूसेस लार्ज नंबर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। अभी ये जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं तो इसी की जो इनकम आती है उसको हम किस में काउंट करते हैं, जीडीपी में काउंट करते हैं। तो हम उसको काउंट कैसे करते हैं, ये गुड्स और सर्विसेज है जिसका प्रोडक्शन हुआ है तो उसको हम अपने जीडीपी में काउंट कैसे करते हैं, मतलब उसको कैसे जोड़ा जाता है, कैसे काउंट किया जाता है, ठीक है। जो हमारे इकोनॉमिस्ट है वो क्या सजेस्ट करते हैं, दैट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज शुड बी यूज्ड, मतलब गुड्स और सर्विसेज का जितना प्रोडक्शन हुआ है उसकी जगह पे उनकी क्या यूज करनी है, हमें वैल्यू का यूज करना है। मान लो कि 10 क्विंटल्स गेहूं का प्रोडक्शन हुआ है, ओके। अभी उन 10 क्विंटल जो गेहूं है उसकी कीमत क्या है, फॉर 1 kg अगर 10 रुपीज है, तो अगर हम उसकी जगह पे मतलब गेहूं का जो प्रोडक्शन हुआ है उसकी जगह पे हम क्या करेंगे कि उनको किस में कन्वर्ट कर देंगे, वैल्यू में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो उसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी आएगी, हमें सिर्फ वो क्या करना है, देखना है कि उसकी जो इनकम आ रही है, मतलब उन गेहूं को बेचने के बाद जो उसकी टोटल इनकम बनती है वो कितनी बनती है। तो इकोनॉमिस्ट क्या करते हैं कि हमें क्या करना है, वैल्यूज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को काउंट करना है रेदर देन एडिंग अप एक्चुअल नंबर, मतलब जितना प्रोडक्शन हुआ है उस नंबर की जगह पे हमें क्या ऐड करना है, उसकी कीमत को ऐड करना है, ठीक है। अभी इसके लिए भी एक प्रिकॉशन है। अभी ये प्रिकॉशन क्या है, मतलब अगर हम ये कर रहे, हम वैल्यू गुड्स और सर्विसेज की काउंट कर रहे हैं तो उसके लिए भी हमें एक प्रिकॉशन क्या करना है, यूज करना है, देखना है। देखो, वैल्यू ऑफ ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज टू बी इंक्लूडेड इन कैलकुलेशन। सबसे पहला प्रिकॉशन क्या है कि हमें ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू ही क्या करनी है, इसमें जोड़नी है। फाइनल गुड्स मतलब जो गुड्स की जिसकी फिनिशिंग हो चुकी है और जो क्या है मार्केट में सेल के लिए तैयार है या बिक चुका है। अभी इसके लिए मैं एक एग्जांपल बता रही हूं आपको। देखो, जो फाइनल गुड्स है मतलब जो बनके क्या हो चुके हैं, तैयार हो चुके हैं, जो एक हमारा फिनिश्ड प्रोडक्ट है, और जो हमारा फिनिश्ड प्रोडक्ट है उसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, फाइनल गुड्स की होगी। तो हमें क्या करना है, ओनली उसको कैलकुलेट करना है। क्यों करना है, बिकॉज नॉट एवरी गुड एंड सर्विसेज दैट इज प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड नीड टू बी काउंटेड। मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है गुड्स और सर्विसेज का और जिसको बेचा जा रहा है सभी को हम इसमें काउंट नहीं कर सकते। क्यों नहीं करते, मान लो 1 kg जो व्हीट है, ठीक है, उसकी कीमत है 10 रुपीज, क्लियर। अभी क्या करता है एक फार्मर, क्या करता है, फार्मर इस गेहूं को क्या करता है, बेच देता है किसको, ग्राइंडर, मतलब जो गेहूं को पीसते हैं, ठीक है ना, तो वहां पे बेच देता है जहां पे गेहूं का क्या बनाया जाता है, आटा बनाया जाता है इंडस्ट्री में। तो वो उसको 10 रुपीज में गेहूं बेच रहा है। अभी वो आटा बन जाता है, वो कितने का बन गया, 12 kg व्हीट फ्लोर, ठीक है ना। व्हीट फ्लोर कितने का बन गया, 12 रुपीज का बन गया पर केजी, क्लियर। अभी व्हीट फ्लोर को वो किसके पास बेच देता है, बेकरी में बेच देता है, ठीक है। मतलब 12 रुपए में वो बेच रहा है किसको,
बेकरी वालों को। बेकरी वाला क्या कर रहा है, उसकी ब्रेड बना देता है और उस ब्रेड को 18 रुपीज जो है वो क्या करता है, मार्केट में बेचता है। तो अभी हमने यहाँ पे क्या किया था, ओनली वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज टू बी कैलकुलेटेड, मतलब इस 18 रुपए में ये वैल्यू भी आ गई, ये वैल्यू भी आ गई, ठीक है ना, मतलब ये वैल्यू इसमें क्या है, ऑलरेडी इंक्लूडेड है। देखो जो भी हम प्रोडक्शन कर रहे हैं तो एक प्रोडक्शन प्रोसेस होती है जिसमें हर प्रोडक्शन प्रोसेस की कॉस्ट क्या होती है, पहले से ही इंक्लूड होती है। मतलब 1 केजी गेहूं को पीस कीमत उसकी 10 रुपए, बट जब उसको पिसाया जाता है, उसका आटा बनाया जाता है, तो 1 केजी के ऊपर आटे बनाने की कीमत कितनी आती है, ओनली 2 रुपीज आती है, तो वो उसमें जुड़ जाता है। ठीक है, गेहूं से आटा बनकर गेहूं कितना हो गया, 12 रुपए का हो गया। इसका मतलब क्या है कि उसमें गेहूं की कीमत ऑलरेडी जुड़ गई है, इसमें जुड़ी हुई है। अभी उस आटे का अगर ब्रेड बनाया जा रहा है तो उस ब्रेड को वो 18 रुपीज में बेच रहा है। इसका मतलब क्या है कि उसमें गेहूं और प्लस आटे की कीमत इसमें जुड़ी हुई है। तो इसीलिए हमें ना तो इस कीमत को और ना इसको हम फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो है, फाइनल गुड्स, ठीक है ना, उसको हम क्या करते हैं, काउंट करते हैं। और देखो जो भी फाइनल प्रोडक्ट होता है जो मार्केट में बेचा जा रहा है तो उसके ऊपर लिखा जाता है इंक्लूडिंग ऑफ ऑल टैक्सेस, मतलब इसमें जो टैक्सेस है या जो ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज है उसकी कीमत भी क्या की जाती है, इंक्लूड की जाती है। तो हम क्या काउंट करते हैं, ये जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट है उसको हम क्या करते हैं, काउंट करते हैं इसकी वैल्यू को। क्लियर, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू को हम क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं किसमें, कैलकुलेशन में। नेक्स्ट एग्जांपल और दे देती हूं मैं आपको एक। तो इसी तरह का एग्जाम्पल है, अभी ये देखो कॉटन है, ठीक है ना, क्लियर। अगर कॉटन है, रॉ कॉटन है, उसको जो है क्या करता है फार्मर, मतलब 1 क्विंटल अगर कॉटन है समझ लो उसको 3000 में बेच रहा है, ठीक है। अभी उस कॉटन में से क्या किया जाता है, कॉटन के जो बॉल्स है वो अलग की जाती है, आगे वो किसको बेच रहा है, फैक्ट्री में बेच रहा है, ठीक है ना। जहां पे कॉटन बॉल्स को अलग किया जाता है और कॉटन को अलग किया जाता है, तो समझ लो जब वो अलग हो जाता है तो उसकी कीमत हो जाती है 3500। क्लियर। अभी नेक्स्ट अगर हम बात कर रहे हैं, मतलब ये पर क्विंटल की यहाँ पे बात हो रही है 3500 की, अगर हम बाद में उस कॉटन को क्या किया जाता है, कौन सी प्रोसेस आएगी, कॉटन से क्या बनाया जाएगा, यार्न बनाया जाएगा, थ्रेड बनाया जाएगा, ठीक है। यार्न बनाने के बाद उसकी कीमत क्या बन जाएगी, इतनी हो गई। क्लियर। धागा बनाने के बाद उसको क्या किया जाएगा, कपड़ा बनाया जाएगा, उसका क्लॉथ बनाया जाएगा, ठीक है। क्लॉथ बनाया जाएगा तो उसकी कीमत 4000 हो गई, ठीक है। क्लॉथ बनाने के बाद उसको डाई भी करना है, डाई करने के बाद उसकी कीमत हो गई 4200, ठीक है। बाद में उसको स्टिच करना है, स्टिचिंग करने के बाद मतलब वो हो गई 4500, और उसकी फिनिशिंग, स्टिचिंग और फिनिशिंग की अगर कीमत 4500 है तो इसका मतलब ये सारी प्रोसेस की जो चीजें हैं वो ऑलरेडी इसमें क्या है, इंक्लूडेड है। तो ये बीच में जो भी प्रोसेस हो रही है, मतलब एक क्लॉथ से एक कपड़ा या एक शर्ट बनाने, मतलब हमने बनाई है एक शर्ट, ठीक है। तो अगर वो शर्ट्स बनाने के लिए के बीच में जितनी भी प्रोसेस आई है उस प्रोसेस की जो कॉस्ट होती है वो ऑलरेडी इस फाइनल वैल्यू में क्या होती है, इंक्लूडेड होती है। इसीलिए कहा गया है कि नॉट एवरी गुड एंड सर्विसेज दैट इज प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड
सोल्ड नीड टू बी काउंटेड, इसीलिए हमें हर चीज को काउंट करने की जरूरत नहीं है, हमें ओनली किसकी जरूरत है, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की जो वैल्यू है उसको काउंट करने की जरूरत है, बिकॉज वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स आर ऑलरेडी इंक्लूडेड, मतलब ये जो इंटरमीडिएट गुड्स है इसकी वैल्यू इसमें ऑलरेडी क्या है, इंक्लूडेड है। अगर हम उसको भी काउंट कर रहे हैं, मतलब हमने इस 3000 को भी काउंट कर दिया, 3500 को भी काउंट कर दिया, 3800 को भी काउंट कर दिया, 4000 को काउंट कर दिया, 4200 को भी काउंट कर दिया, तो इससे कौन सी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, क्योंकि ये वैल्यू हम पहले ही काउंट, मतलब इसमें जब लास्ट हमारा आ जाता है तो ये कॉस्ट पहले से ही काउंट हो चुकी है इसके अंदर, ठीक है ना। हर स्टेप के ऊपर जो कॉस्ट लगती जा रही है वो इनिशियल कॉस्ट में क्या हो रही है, जुड़ती जा रही है, इसीलिए हमें बार बार इन चीजों को काउंट करने की जरूरत नहीं है। अगर हम इन्हें काउंट करते हैं तो इससे डबल काउंटिंग की जो प्रॉब्लम है वो क्रिएट होती है। अभी हमारे ये जो तीनों सेक्टर्स की जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू को जब हम काउंट करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, हमारा जीडीपी कहते हैं। मतलब जीडीपी क्या है, जीडीपी में क्या होता है, प्राइमरी प्लस सेकेंडरी प्लस टर्शरी सेक्टर के जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू है उसको क्या किया जाता है, ऐड कर दिया जाता है, और इन तीनों की जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की जो वैल्यू को जब हम ऐड करते हैं तो वो हमारा क्या आ जाता है, जीडीपी आ जाता है। सो व्हाट इज जीडीपी, जीडीपी इज द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एवरी सेक्टर, हर एक सेक्टर, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर, तो ये हमारा क्या है, जीडीपी है। अभी हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ दिस सेक्टर्स, इन सेक्टर्स की क्या हिस्ट्री है। अगर हम बहुत पहले की बात करते हैं, एंशिएंट टाइम की बात करते हैं, तो हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर होता था वो कौन सा होता था, प्राइमरी सेक्टर होता था। क्लियर, क्योंकि उस टाइम पे न ही कोई इंडस्ट्रीज होती थी, न ही किसी टाइप की मतलब सर्विसेज का लोगों को पता था। वहाँ पे क्या था, हमारा जो प्राइमरी सेक्टर था ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। लोग किस में एंगेज थे, एग्रीकल्चर जो एक्टिविटीज़ है, एग्रीकल्चरल सेक्टर है या जो इस टाइप की एक्टिविटीज़ है उसमें क्या थे, प्राइमरी एक्टिविटीज़ में एंगेज थे, तो ये हमारा क्या था, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्टर था। बट एज द टाइम पास सेकेंडरी सेक्टर बिकेम द मेन सेक्टर, धीरे धीरे जैसे कि टाइम पास होता गया तो हमारा सेकेंडरी सेक्टर मेन होता गया। अब इस सेकेंडरी सेक्टर मेन कैसे हो गया, तो ये देखो कि जैसे कि हमारा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, पढ़ा होगा ना इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बारे में, तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज क्या हो गई, सेटअप होती गई, चली गई। अभी इंडस्ट्रीज की हेल्प से क्या हुआ कि हमारा जो ये प्राइमरी सेक्टर है इसमें एक्सेस प्रोडक्शन होने लगा। अभी उस प्रोडक्शन का, उस प्रोडक्ट का, नेचुरल प्रोडक्ट का यूज कौन करने लगी, इंडस्ट्रीज करने लगी। तो इंडस्ट्रीज क्या करने लगी, मैन्युफैक्चरिंग करने लगी, जिसके कारण बहुत सारे लोगों को क्या मिल गई, जॉब मिल गई। मतलब हमारा जो सेकेंडरी सेक्टर है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के कारण इसने क्या किया, प्रोडक्शन को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया और मूवमेंट ऑफ पीपल, लोग जो है गांव से कहाँ पे चले गए, शहर में चले गए, क्या करने के लिए, इंडस्ट्रीज या फैक्ट्रीज में काम करने के लिए। तो जिसके कारण हमारा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था वो क्या हो गया, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया, और प्राइमरी सेक्टर का यहाँ पे योगदान क्या हो गया, थोड़ा सा कम हो गया। अभी कुछ 2 या 3 या 4 डिकेड की अगर हम बात करते हैं पिछले, नाउ फॉर लास्ट 30 और 40 इयर्स द मेन सेक्टर इज टर्शरी सेक्टर। अभी इसका भी पीछे क्या कारण है कि अभी जो हमारा जो मेन सेक्टर है वो कौन सा है, टर्शरी सेक्टर है। ये देखो हिस्ट्री है, ये क्या बताती है कि हमारा जो इम्पोर्टेंस है वो कैसे शिफ्ट हो गया, प्राइमरी सेक्टर से सेकेंडरी सेक्टर में, और सेकेंडरी से कौन से में, टर्शरी सेक्टर में। तो इस तरह से जितना भी डेवलपमेंट हुआ है, इनोवेशंस हुए हैं, उसने किसको बढ़ावा दिया, सेकेंडरी सेक्टर को मेन बना दिया।
टेक्नोलॉजीज में बहुत ज़्यादा सुधार आया है, जिसके कारण हमारा टर्शरी सेक्टर क्या हो गया है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है और ये मेन हो गया है, क्योंकि हमारा टर्शरी सेक्टर जो है हमारे जीडीपी में इसका जो कंट्रीब्यूशन है वो सबसे ज़्यादा है। अभी ये देखो, अगर हम आपने एनसीईआरटी की बुक में ग्राफ दे रखा होगा, ठीक है, तो उस ग्राफ में आपका दे रखा होगा कि इनका कितना कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में, ठीक है। अगर हम 1773 या 74 की बात करते हैं, ठीक है, तो इनका कितना कंट्रीब्यूशन है, तो मतलब जो हमारा प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी सेक्टर है, ठीक है ना, ठीक है, अगर हम 73, 74 की अगर हम बात करते हैं, तो मतलब हमारा जो जीडीपी था वो लगभग कितना था, 500,000 था, ठीक है ना, 500,000 हमारा क्या था, जीडीपी था। ये था जीडीपी में शेयर, मतलब टोटल तीनों का, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी का, तीनों का ही शेयर लगभग कितना था, 500,000 इनका क्या आ रहा था, शेयर आ रहा था। ये बात है 1773 और 74 की, मतलब प्राइमरी सेक्टर का भी प्रोडक्शन है, कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में अच्छा था, सेकेंडरी का भी था और टर्शरी का भी लगभग सही था। पर अगर हम 13 और 14 की बात करते हैं, 2013 और 14 की आप एनसीईआरटी की बुक में देख लेना, अगर हम इसकी बात करते हैं तो हमारा जो जीडीपी है उसमें तीनों सेक्टर्स जो है उनका कंट्रीब्यूशन लगभग कितना हो गया है, 5 लाख, ठीक है, 55,000, क्लियर। अगर हम 55 जो लाख है उसका क्या है, तीनों का मिलाकर, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी का मिलाकर हमारा क्या है, कंट्रीब्यूशन है। अगर हम प्राइमरी सेक्टर के कंट्रीब्यूशन की जीडीपी की बात करते हैं तो ये क्या हो गया है, बहुत ज्यादा कम हो गया है, मतलब ये अबाउट 1 लाख से भी थोड़ा सा कम है, ठीक है। अगर हम सेकेंडरी सेक्टर की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या है, इससे ठीक ही है, प्राइमरी सेक्टर से ठीक है, बट अगर हम टर्शरी सेक्टर की बात कर रहे हैं तो इसका योगदान क्या है, बहुत ज्यादा है। ये तो था हमारा जीडीपी में कंट्रीब्यूशन। अगर हम इसी को शेयर की अगर हम बात करते हैं तो हमारा जो प्राइमरी सेक्टर है उसका शेयर कितना है, ओनली 40% है। अगर हम इसके शेयर की बात कर रहे हैं तो हमारा जो प्राइमरी सेक्टर है इसका शेयर जीडीपी में कितना है, ओनली 40% है। सेकेंडरी सेक्टर जो है उसका शेयर भी हमारा कम है, ठीक है। सबसे ज्यादा शेयर हमारा किसका है, टर्शरी सेक्टर का है। तो ये हमारा क्या है, आप अपने उसमें ग्राफ में देख लेना एनसीईआरटी में। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि धीरे धीरे मतलब हमारा क्या हुआ है, टर्शरी सेक्टर है उसकी डेवलपमेंट बहुत ज्यादा हुई है और उसका जीडीपी में शेयर भी बहुत ज्यादा है, ठीक है। अभी ये देखो, जो हमारी प्राइमरी, सेकेंडरी और जो टर्शरी सेक्टर है हमारे इंडियन इकोनॉमी के, तो इसके पीछे जो हमारा जो टर्शरी सेक्टर है उसके क्या कारण है कि हमारा जो टर्शरी सेक्टर है वो बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन बढ़ गया है, बहुत ज्यादा मतलब इसका डेवलपमेंट हुआ है, इसके पीछे क्या कारण है, क्या है। तो देखो, राइजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ टर्शरी सेक्टर क्या है इन प्रोडक्शन कि अगर हम बात करते हैं, या एक क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट हैज इम्प्रूव द टर्शरी सेक्टर इन प्रोडक्शन, मतलब इसकी इंपॉर्टेंस टर्शरी सेक्टर में कैसे बढ़ गई है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं टर्शरी सेक्टर के राइज में, तो जो बेसिक
सर्विसेज होती है, ठीक है ना। बेसिक सर्विसेज है उसको किसने कंट्रोल कर रखा है? गवर्नमेंट ने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रखी है। देखो बेसिक सर्विसेज में क्या आ जाती है? हमारी हेल्थ आ जाती है, एजुकेशन आ जाती है, सैनिटेशन आ जाती है, और हमारी जितनी भी अदर फैसिलिटीज है, मतलब जो हम प्राइवेट की बजाय क्या आ जाती है इसमें? पब्लिक फैसिलिटीज आ जाती है। ठीक है, अभी ये पब्लिक फैसिलिटीज है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसने ली है? गवर्नमेंट ने ली है। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है कि वहां के सिटीजन्स की जो बेसिक सर्विसेज है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही है। तो इससे क्या हो रहा है? वहां पे रहने वाले लोगों का डेवलपमेंट हो रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट एजुकेशन को कंपलसरी कर दिया है गवर्नमेंट ने, ठीक है ना। तो इससे क्या हो रहा है कि जब सभी लोग, एक सिटीजन जब सभी पढ़ेंगे, कंट्री में रहने वाले सभी बच्चे पढ़ेंगे, तो ऑटोमेटिकली हमारा जो लिटरेसी रेट है वो बढ़ जाएगा। लोग एजुकेटेड होंगे तो उनकी नॉलेज में इंप्रूवमेंट होगा, तो धीरे धीरे मतलब क्या होगा? डेवलपमेंट होगा। और सेकंड अगर हम इसकी बात करें, ठीक है ना, कि इसके राइजिंग में जो है वो क्या है? डेवलप्ड। डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ टर्शरी सेक्टर। अभी इसके पीछे भी कारण है। एग्रीकल्चरल जो सेक्टर है, प्राइमरी सेक्टर में बहुत ज्यादा उत्पादन होगा, बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो रहा है, तो जो हमारा सेकेंडरी सेक्टर है वो क्या करेगा? उसमें भी, क्योंकि वो प्राइमरी सेक्टर से रॉ मटेरियल ले रहा है, कुछ इंडस्ट्रीज होती है जो किसके ऊपर बेस्ड होती है? एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज होती है, ठीक है, या मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज होती है। तो सेकेंडरी सेक्टर क्या कर रही है? सेकेंडरी सेक्टर में भी अगर प्रोडक्शन बढ़ रहा है, मतलब मशीन्स वगैरह बढ़ रही है, तो वो भी किसको हेल्प कर रही है? प्राइमरी सेक्टर को हेल्प कर रही है ना, क्योंकि प्राइमरी सेक्टर में मॉडर्न टेक्निक्स, मॉडर्न टूल्स, एग्रीकल्चरल टूल्स जो है, इक्विपमेंट्स है, उसकी जरूरत पड़ेगी। तो वो कहाँ से आ रहा है? सेकेंडरी सेक्टर से आ रहा है। अभी इसमें भी प्रोडक्शन बढ़ रहा है, सेकेंडरी सेक्टर में भी प्रोडक्शन बढ़ रहा है, तो ऑटोमेटिकली टर्शरी सेक्टर का डेवलपमेंट हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत पड़ेगी, बैंकिंग सिस्टम जो है वो हमारा क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो ये क्या हुआ है? टर्शरी सेक्टर हमारा क्यों इंप्रूव हुआ है? बिकॉज प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर में जब डेवलपमेंट हुआ तो उससे ऑटोमेटिकली हमारा टर्शरी जो सेक्टर है उसका क्या हुआ? डेवलपमेंट हो गया। अभी टर्शरी सेक्टर है, सर्विसेज सेक्टर में जब डेवलपमेंट हो गया, इसके कारण क्या हुई है? राइज इन इनकम। मतलब लोगों की इनकम जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है, लोगों का इनकम लेवल बढ़ गया है, जिसके कारण लोगों ने क्या करना स्टार्ट कर दिया है? डिमांडिंग न्यू सर्विसेज, मोर सर्विसेज। जैसे जैसे देखो हमारा इनकम लेवल बढ़ता जाएगा, हमारा जो है स्टेटस है, लिविंग स्टैंडर्ड है, उसमें इंप्रूवमेंट आएगी, और उसमें इंप्रूवमेंट आने के कारण हम क्या करेंगे? और भी नई नई सर्विसेज की डिमांड करेंगे। मान लो कि अगर मेरा स्टेटस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो देखो टूरिज्म है, या बाहर खाना खाना है, या फिर कहीं पे भी घूमने जाना है, तो ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगी? बढ़ जाती है। लोगों की जो सर्विस है वो उसकी ज़्यादा डिमांड करने लग जाते हैं, जिसके कारण भी हमारा जो टर्शरी सेक्टर है उसमें क्या हुई है? डेवलपमेंट हुई है। और नेक्स्ट इसमें हमारा आ जाता है, ये 3 पॉइंट्स है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा इसमें आ जाता है, मतलब डेवलपमेंट ऑफ आईटी एंड कम्युनिकेशन। मतलब हमारा जो आईटी सेक्टर है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इसमें ग्रोथ हुई है बहुत ज्यादा। देखो अभी जो जमाना है वो किसका है? इंटरनेट का है। ऑनलाइन टीचिंग क्लास चल रही है, ठीक है ना, और मतलब बहुत सारी चीजें हैं, इंटरनेट है, टेक्नोलॉजी है, वो क्या है? कितनी ज्यादा इंप्रूव हो गई है। कॉल सर्विस सेंटर में काम करने वाले लोग हैं वो कौन से सेक्टर में आ जाते हैं? आईटी सेक्टर में आ जाते हैं। मतलब वो एक जगह पे बैठ के पूरे वर्ल्ड को अपनी क्या प्रोवाइड कर रही है? सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ग्रोथ इन आईटी एंड कम्युनिकेशन जो है, मतलब हमारा जो है हाईटेक जो
सोसाइटी है वो क्या होती जा रही है, हाईटेक होती जा रही है, जिसके कारण इनकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और इनकी ग्रोथ ने किसको डेवलप किया है, राइज किया है, टर्शरी सेक्टर को राइज किया है। तो इस तरह से हमारे टर्शरी सेक्टर की जो इम्पोर्टेंस है वो क्या हो गई है, बढ़ गई है। उसके पीछे क्या कारण थे, क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल थे, वो हमारा हो चुका है। ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए काफी बार पूछा जाता है। अगर नेक्स्ट इसमें हम करेंगे कि हमारा जो एम्प्लॉयमेंट में शेयर कितना है, कंपेयर कर रहे थे ना हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर की अगर हम बात कर रहे हैं तो इनका हमारे जो एम्प्लॉयमेंट है उसमें कितना कंट्रीब्यूशन है। अगर हम 1972 या 73 की बात करते हैं तो हमारा जो प्राइमरी सेक्टर है उसका कंट्रीब्यूशन कितना था एम्प्लॉयमेंट में, 74% था। ठीक है। अगर हम सेकेंडरी सेक्टर की बात करते हैं तो इसका कितना था, एम्प्लॉयमेंट की बात हो रही है यहाँ पे, शेयर इन एम्प्लॉयमेंट ओनली 11% और यहाँ पे कितना था 15%। क्लियर। तो ये बात आती है 1972 और 73 की, मतलब एम्प्लॉयमेंट सबसे ज्यादा कौन प्रोवाइड कर रहा था, हमारा प्राइमरी सेक्टर। बट अगर हम 2011 और 12 की बात करते हैं, क्लियर, 2011-12 की बात करते हैं तो हमारा यहाँ पे क्या है 49% एम्प्लॉयमेंट क्या कर रहा है, ये जनरेट कर रहा है। ठीक है। हमारा सेकेंडरी सेक्टर है वो कितना जनरेट कर रहा है, 24% एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा है। बट हमारा जो टर्शरी सेक्टर है वो 70% एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा है। तो यहाँ से भी हमें पता चल रहा है कि जो अभी जो है फिलहाल हमारा सबसे मेन सेक्टर कौन सा है, सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन कौन से सेक्टर का है, टर्शरी सेक्टर का है। अगर हम ग्राफ में फिर से देख लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे 49 है या 61 भी कई बार आ जाता है। ठीक है ना। अबाउट 60 या 61% लोग जो है वो किस में एंगेज है, प्राइमरी सेक्टर में एंगेज है। बट हमारा जीडीपी में प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन क्या है, बहुत कम है। क्लियर। अब आज का टॉपिक हमारा यही खत्म हो रहा है। तो आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं।